नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज से यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास सामान्य अध्ययन की यानी कि जनरल स्टडीज की। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। पहली क्लास आज की हमारी होने वाली है, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार आपको देना है। वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है बताइएगा। मैप आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है, बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा सबसे पूर्वी जिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व किस ओर होता है, तो ये है आपका पूर्व, इधर है आपका पश्चिम, इधर होता है ऊपर उत्तर और नीचे होता है आपका दक्षिण। ठीक है, तो सबसे पूर्वी जिला हो गया आपका किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है बताइएगा, तो पश्चिमी हो जाएगा कैमूर। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैम में, तो ये हो जाएगा कैमूर सबसे पश्चिमी जिला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ये है पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तर में है। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला आपसे अगर पूछ लिया जाए तो दक्षिणी में हो जाएगा गया। ठीक है, गया हो जाएगा। क्लियर है, तो चारों आपको यहाँ पर पता हो गए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है बताइएगा बच्चों। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, बाघ जो है ये क्या है? ये है हमारा राष्ट्रीय पशु। क्या है? हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। ठीक है, राजकीय पशु यहां पर पूछा गया है बिहार का, तो राजकीय पशु हो जाएगा बैल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरैया ऑप्शन में दिया है, तो यह है हमारा बिहार का राजकीय पक्षी। क्या है? बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है कौन? गौरैया है। देसी मांगुर क्या होता है? देसी मांगुर क्या होता है भैया? तो देसी मांगुर जो है वो है बिहार का राजकीय मछली। राजकीय मछली अगर आपसे पूछ ली जाए तो राजकीय मछली आपकी हो जाएगी देसी मांगुर। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइएगा सभी लोग। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। तो यहां पर लिखा है कि बुध, सबसे पहला ऑप्शन लिखा है बुध। बुध क्या है जरा बताइएगा, किसी को पता है बुध क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा यहां पर पूछा गया है तो ये हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुक्र, तो शुक्र क्या है? शुक्र को बोला जाता है भोर का तारा या फिर सांझ का तारा। इसी को पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? शुक्र को कहा जाता है। और सबसे चमकीला तारा किसको कहा जाता है? तो सबसे चमकीला जो तारा है वो भी शुक्र को कहा जाता है। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर बचा आपका ज्ञानीमीड। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह है आपका ज्ञानीमीड। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, यह है आपका सबसे बड़ा उपग्रह कौन? ज्ञानीमीड। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ज्ञानीमीड है। सौर मंडल का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका बृहस्पति। क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है कौन सा रोग? रिकेट्स, सूखा रोग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। और स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, इनको जरा हम देख लेते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? आपसे अगर पूछा जाए तो फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी सन 1911 में। विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में की थी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो बी और सी होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं? तो विटामिन ए
और विटामिन के, विटामिन ई और डी, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कीड़ा भी बोलते हैं, यानी कि KEDA। ये कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति का कम हो जाना। विटामिन डी की कमी से हम बता चुके हैं, रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के अब यहाँ पर जो है रसायन नाम लिखे हैं, विटामिन के जो है यहाँ पर रासायनिक नाम लिखे हैं, इनको जरा देख लेते हैं। इसकी यहाँ पर ट्रिक लिखी है, रथ एक टॉफी। रा से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल, और विटामिन ए का ये हो जाएगा रासायनिक नाम, ठीक है। फिर यहाँ पर रथ है, फिर आ गया ये देखिए, रथ एक टॉफी, इस तरीके से लिखना है। रा से रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम हो गया। था से हो जाएगा थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया। का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ये हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम। टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल, ये हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम। फी से हो जाएगा फिलोक्विनोन, और विटामिन के का रासायनिक नाम ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको ABCDE इस तरीके से लिखना है, और यहाँ पर लिखना है रथ एक टॉफी। क्लियर है? रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फी से फिलोक्विनोन, ठीक है। क्लियर हो गया? याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विलायत खान सितार वादक, बिल्कुल सही है। अल्लाह रखा तबला, बिल्कुल सही है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिल्कुल सही है। अमजद अली खान, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। पखावज, ठीक है। तो पखावज ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद जी से ये जो है संबंधित है। क्या? पखावत। अमजद अली खान ये थे आपके सरोज वादक। अमजद अली खान क्या थे आपके? ये थे सरोज वादक। क्या थे? सरोज वादक थे। नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में संपत्ति का अधिकार है, क्या है? एक मौलिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है? तो भैया जब आपका संविधान बना था तो जो संपत्ति का अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो तब वहां पर थे हमारे 7 मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में हैं 6, यानी कि जो हटाया गया है वो हटाया गया है आपका संपत्ति का अधिकार, और अब इसको यहाँ पर रख दिया गया है कानूनी अधिकार के अंतर्गत। और संपत्ति का जो अधिकार है ये आता है आर्टिकल 300 का के अंतर्गत। कहाँ पर आता है? आर्टिकल 300 का के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, और कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं USA यानी कि अमेरिका के संविधान से। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो भैया बताइएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। NaHCO3 ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का फार्मूला, और इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, या इसी बेकिंग सोडा को खाने का सोडा या मीठा सोडा भी कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की। इसका फार्मूला होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। इसको हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा बोलते हैं। किसको? Na2CO3 को। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट? सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला NaCl, साधारण नमक, ठीक है। साधारण लवक या साधारण नमक, ये होता है फार्मूला NaCl, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब आया है आपका क्या? सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NaNO3, जिसको हम चिली सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं। चिली सॉल्ट पीटर, नोट कर लीजिएगा। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, जिसको बोला जाता है चिली सॉल्ट पीटर। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन सा दर्रा है? यहाँ पर है आपका शिपकिला दर्रा। कौन सा है? शिपकिला दर्रा है, ठीक है। शिपकिला हो गया, या रोहतांग दर्रा, ये कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है।
उत्तराखंड यहाँ पर दिया गया है। उत्तराखंड में क्या है? लिपुलेख दर्रा है, बहुत ही प्रसिद्ध है लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा या माना दर्रा। ठीक है, आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में क्या है आपका? जोजिला दर्रा है। क्या है भैया? जोजिला दर्रा है, या इसी को जो है हम, और कौन सा है यहाँ पर? जोजिला दर्रा है और बुर्जिल दर्रा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बचा ऑप्शन आपका सिक्किम का। यहाँ पर कौन सा है? नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा, या इसी को जो है जयलेपला दर्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयलेपला। ठीक है, जयलेपला दर्रा या नाथुला दर्रा, बात एक ही है, और ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है बताइएगा। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सब्जी विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्प विज्ञान क्या बोला जाता है? फ्लोरी कल्चर। पुष्प विज्ञान इसको बोला जाता है फ्लोरी कल्चर। पुष्प विज्ञान को फ्लोरी कल्चर बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा। फसल विज्ञान को सभी को पता होगा, एग्रीकल्चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फल विज्ञान को क्या बोलते हैं बताइएगा। फल विज्ञान को बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फल विज्ञान को पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। घग्गर नदी के किनारे क्या स्थित था बताइएगा? कालीबंगा था। क्या है? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे था। ठीक है, भोगवा नदी किनारे क्या था? भोगवा नदी किनारे था आपका लोथल। लोथल था। सतलज नदी किनारे क्या था? सतलज नदी किनारे क्या था? तो ये था रोपड़। ठीक है, रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी किनारे, लोथल हो जाएगा आपका भोगवा नदी किनारे, कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी किनारे, और हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दिया करें सभी लोग। तो यहाँ पर बताइएगा कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो ये परत है आपकी समताप मंडल। ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइएगा? ओजोन दिवस भी पूछा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। नोट कर लीजिएगा, 16 सितंबर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में क्या होता है? ये जो बारिश होती है आपकी, आंधी तूफान आते हैं, ये सारी घटनाएं आपकी होती हैं क्षोभ मंडल के अंतर्गत, यानी कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी ये आपकी आती हैं क्षोभ मंडल के अंतर्गत। मध्य मंडल को क्या बोला जाता है? इसको सबसे ठंडा मंडल भी बोला जाता है। और आयन मंडल में क्या होता है? जो रेडियो तरंगें होती हैं ये प्रवाहित होती हैं आयन मंडल में। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहां से लिया गया है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। हाँ, सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार जो है वो कहां से लिया गया है ये आपको बताना है। तो सरकार के संसदीय स्वरूप का जो विचार है ये लिया गया है बच्चों ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया है जरा बताइएगा? आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और इनका वर्णन है आर्टिकल 36 से 51 के मध्य। आर्टिकल 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, और ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूस से क्या लिया गया है बताइएगा? रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है भैया मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है भैया? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और अमेरिका से अभी हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। क्लियर?
चारों ऑप्शंस आपके क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बैरोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्मामीटर, थर्मोमीटर जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तापमान मापने में, तापमान मापने में होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर, इसका बताइएगा। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसको मापने में होता है, वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है उसको मापने में होता है, ठीक है। आर्द्रता मापने में होता है हाइग्रोमीटर का। क्लियर? लैक्टोमीटर का क्या होता है? दूध की शुद्धता को मापने में, दूध की शुद्धता को मापने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता या समानता का अधिकार, इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? बताइएगा। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपको केवल इतना यहाँ पर बताना है। तो समानता का जो अधिकार है इसका वर्णन है 14 से 18 के मध्य। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है आपका समता या समानता का अधिकार का वर्णन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 19 से 22 में क्या है? इसमें है आपका स्वतंत्रता की बात बताई गई है, स्वतंत्रता की बात बताई गई है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है? अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 से 24 में क्या आता है बताइएगा? 23 से 24 में क्या आता है बताइएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24, ठीक है। और अनुच्छेद 25 से 28 की अगर बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है इसमें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 25-28, ठीक है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। गौरी, मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें जीता कौन था? विजयी कौन रहा था? तो चौहान विजयी रहा था, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीता था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था भैया? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? फिर से दोबारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें अब की बार मोहम्मद गौरी ने बाजी मार ली थी, यानी कि पहला जो हुआ था उसमें जीता था पृथ्वीराज चौहान, जो कि हुआ था 1191 ईस्वी में। दूसरा जब तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, वहां पर मोहम्मद गौरी विजयी रहा था, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 1194, ये भी बता दीजिएगा 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? ये हुआ था चंदावर का युद्ध, चंदावर, ठीक है। चंदावर का युद्ध हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? बताइएगा। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कि महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में यहाँ पर भाग लिया था। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो उनका नाम है, क्या नाम है भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 352 में बताइएगा क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन कहाँ पर है? तो ये है आपका कहाँ पर? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में क्या है? अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, ठीक है भैया, राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 की अगर बात करें तो इसमें क्या है? अनुच्छेद 360 की बात करें इसमें क्या है? इसमें है आपका वित्तीय आपातकाल। किसकी बात बताई गई है? वित्तीय आपातकाल की बात यहाँ पर बताई गई है, नोट कर लीजिएगा।
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और ये है अनुच्छेद 356 में क्या, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये क्वेश्चन अभी हम करा चुके हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है। बताइएगा कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमने आपको बताया था कि जो मूल संविधान था, जब संविधान बना था तो वहां पर 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक को हटा दिया गया। कौन से? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसका वर्णन है आर्टिकल 300 का में। अब इसको कहां पर रखा गया है? आर्टिकल 300 का में रखा गया है। तो इनमें से कौन नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार नहीं है, समानता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्लियर है? आगे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के भाग 3 से हटा दिया गया था। अब संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। देखिए वही बात आ गई जो अभी हम आपको बता चुके हैं। यह एक कानूनी अधिकार है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार का वर्णन है भाग 3 में। ये आते हैं अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 1922 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब जरा एक क्वेश्चन हमें आप बता दीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जरा हम भी तो देखें कि कितने बच्चे यहाँ पर सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं और उनको ये नॉलेज है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? बिहार के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं, जरा ये बताइएगा। बिहार के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? बिरहा है, चैती है, कजरी है, यानी कि ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा। सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, छठ पूजा है। और यह पर्व जो है अक्टूबर नवंबर में दिवाली के बाद मनाया जाता है, जिसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा। क्लियर हो गया? तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन और ये जो 20 क्वेश्चन थे इसी में हमने आपको चारों ऑप्शंस बताए हैं। तो लगभग 20 और इंटू में अगर हम 4 करेंगे, 20 इंटू में अगर हम यहाँ पर 4 कर दें, क्योंकि चारों ऑप्शन हमने आपको डिटेल में समझाए हैं, तो लगभग हमने यहाँ पर 80 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नाम मात्र के यहाँ पर 20 थे, लेकिन चारों ऑप्शंस को अगर हम जोड़ लें तो सब कुछ हमने डिटेल में बताया है। तो लगभग 80 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर करा दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।